नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है रोहित सिंघल और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ सीए। और हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे अपना आरएएस मेंस का 2018 का। जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दो मेनली कम से कम तीन टॉपिक पूरे कवर करके दूंगा, या तीन यूनिट अपन कह सकते हैं उसको कवर करके देंगे। एक तो मैनेजमेंट, एक अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, ठीक है, अकाउंट्स और ऑडिटिंग साथ में है, और तीसरा पार्ट है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स में मैं आपके तीनों इकोनॉमिक्स कवर करने की कोशिश करूंगा, इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, है ना, जो भी आपके टॉपिक है। आज अपन जो टॉपिक ले रहे हैं वो मैनेजमेंट का ही ले रहे हैं। मैनेजमेंट अपने पेपर नंबर 1 में आता है आरएएस के अंदर, यूनिट नंबर 3 के अंदर, ठीक है। और पार्ट नंबर आपको पता होगा, इसका पार्ट नंबर जो है वो है बी, ठीक है। पार्ट बी, पार्ट सी ऐसे कुछ करके हैं, तो अपन पार्ट बी ले रहे हैं। पार्ट बी मैनेजमेंट के अंदर आता है, पार्ट सी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग के अंदर आता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं आज कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लेना। मैंने उसके अंदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस टॉपिक कवर किया है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों अलग अलग के अंदर कवर किया है, ठीक है। अगर वो आप वीडियो देख लेंगे तो आपको ये लेक्चर समझने में आसानी रहेगी, अदरवाइज़ काफ़ी डिफिकल्टीज आएगी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि पहले वाला एक बार रिवाइज करा दूँ आपको, ताकि आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है ना, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो। चलिए दोस्तों, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और ये दोनों टॉपिक एक साथ लेने का मकसद क्या है। ये दोनों टॉपिक आपस में कोरिलेटेड है, आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अपन ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बना रहे हैं, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सब कुछ बोलूँगा हिंदी में ही प्रॉपर, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, अपन आम बोलचाल की लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। और वर्ड्स जो है वो इंग्लिश और हिंदी में दोनों के अंदर यूज़ करने की कोशिश करूँगा। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब होता है पूंजी संरचना, ठीक है। कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं अपन पूंजी, और स्ट्रक्चर मतलब संरचना, ठीक है। मेरी थोड़ी सी हिंदी लिखने में ख़राब है तो एडजस्ट कर लेना उसको। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब पूंजी लागत। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या होता है? पूंजी लागत। तो इनसे वर्ड से कुछ समझ में नहीं आएगा, अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, कंपनी को 2 तरह की कैपिटल होती है। कंपनी के पास 2 तरह की कैपिटल होती है। कैपिटल क्या होती है? पूंजी। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी? कोई ना कोई कैपिटल की। कैपिटल बिजनेस में ब्लड की तरह होती है, खून की तरह, ठीक है। अगर बिजनेस में कैपिटल नहीं है तो बिजनेस चल ही नहीं सकता। आप सोच रहे हो, सपोज करो कि मैं एक कोचिंग डालूँ, है ना। आप, क्योंकि आपने बहुत पढ़ाई कर ली अभी तक और आपके मन में डेडिकेशन है कि आप बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है, तो आपने सोचा मैं कोचिंग डालता हूँ, और उसके लिए आप बताओ किसकी जरूरत पड़ेगी सबसे ज़्यादा? मेन कैपिटल की, मतलब थोड़े से पैसे की। मान लो आप स्टूल लोगे, फर्नीचर लोगे, थोड़ा सा ये बोर्ड भी चाहिएगा अपन को, चौक डस्टर कुछ ना कुछ चाहिएगा, तो उन सब चीज़ों के लिए अपन को पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो पैसे क्या है? कैपिटल है। अब कैपिटल अपन 2 तरीके से ले सकते हैं। कंपनी की बात कर रहे हैं अपन, है ना। ये पूरा टॉपिक अपन किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं? कंपनी के हिसाब से। तो कंपनी कैपिटल 2 तरीके से ले सकती है। 2 सोर्स होते हैं, इसे बोलते हैं सोर्स ऑफ कैपिटल। एक तो होता है डेब्ट और एक होता है इक्विटी। डेब्ट मतलब क्या होता है? डेब्ट मतलब होता है लोन, उधार। हिंदी में अपन डेब्ट को कहते हैं ऋण, ठीक है। हिंदी में डेब्ट को कहते हैं ऋण। ऋण र ऐसा नहीं लिखते, ठीक है ना, र के अंदर ऋषि वाला र आता है, लेकिन मैं उसको बना नहीं सकता तो मैं आपको ऐसे लिख रहा हूँ ऋण, है ना, ठीक है। इक्विटी, इक्विटी मतलब खुद का पैसा। इक्विटी मतलब ओनर्स फंड। ओनर्स फंड क्या होता है? खुद का पैसा, ठीक है। अच्छा, एक बात और, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपको इसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है। आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आप कोई किताब रेफर नहीं भी करेंगे तो आप एग्जाम में अच्छा आंसर लिख के आ जाएंगे और उसे कंपैरेटिवली, ठीक है। इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं कॉमर्स के अंदर करीबन 12 साल से हूँ टोटल मिला के। 2005 में मैंने 11th चालू करी थी, तब 2005 से। तो 2005 से मेरे को कॉमर्स पढ़ते पढ़ते आज ये देख लीजिए आप
2018 आ चुका है। मैंने CA भी करा हुआ है, CS भी करा हुआ है, ICWA एक कॉमर्स के अंदर कोर्स होता है वो भी करा हुआ है। तो कॉमर्स के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और ये टॉपिक जो है तीनों की तीनों ये कॉमर्स से लिंक्ड है, ठीक है। तो और पढ़ाते पढ़ाते भी मेरे को 8 साल हो चुके हैं। मैं यहाँ पे ICG यूनिवर्सिटी है, IAS यूनिवर्सिटी, इंडियन इंटरनेशनल स्कूल, सॉरी हाँ इंडियन इंटरनेशनल स्कूल, और उसका कॉलेज है एक इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ गर्ल्स, उधर पढ़ाता हूँ। पहले मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर भी लेता था कॉमर्स से रिलेटेड ही। तो आपको कोई भी निश्चिंत रहिए आराम से, आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत कहीं पे भी नहीं है, बस आप ये लेक्चर सुन लीजिए ध्यान से, मोर देन सफिशिएंट है। तो डेप्ट मतलब क्या होता है? लोन। इक्विटी मतलब क्या होता है? खुद का पैसा। अच्छा, तो कंपनी एक डिलेमा में फंस गई है। डिलेमा मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन में फंस गई है कि डेप्ट से पैसे निकाले कि इक्विटी से निकाले, लोन ले मार्केट से या इक्विटी, खुद का पैसा लगाए, ठीक है। खुद का पैसा मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि प्रमोटर जो है कंपनी का डायरेक्टर अपनी घर से पैसा लेके आएगा। इसका मतलब होता है कंपनी क्या इशू कर सकती है? कंपनी इशू कर सकती है शेयर्स। शेयर और डिबेंचर मैंने फर्स्ट क्लास में जो मैंने ली थी, है ना, ये थर्ड क्लास में मेरी, उसमें बहुत डिटेल में समझा रखा है, तो प्लीज़ आप देख लेना अगर वो आपने नहीं देखा हो तो, ठीक है। तो शेयर कंपनी क्या करती है? इशू करती है। इशू मतलब निर्गमन, बेचना। तो कंपनी अगर शेयर इशू करती है तो उसे बोलते हैं कंपनी ने पैसा कैसा लिया है? इक्विटी के थ्रू लिया है, इक्विटी के माध्यम से लिया है, ठीक है। और डिबेंचर या डेप्ट, इसको अपन डिबेंचर भी कह सकते हैं, इसको अपन डिबेंचर भी कह सकते हैं। शेयर को अपन बोलते हैं हिंदी में अंश। शेयर को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? अंश। कैपिटल के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको बोलते हैं शेयर, ठीक है। और डिबेंचर मतलब क्या होता है? लोन, ऋण, ठीक है। तो कंपनी अब दो सोर्सेज से पैसा ले सकती है। अब दोनों सोर्सेज में कंपैरिजन करते हैं कि क्या बेटर है। अच्छा, कंपनी किसकी तरफ जाएगी? कंपनी डेब्ट की तरफ जाएगी कि इक्विटी की तरफ जाएगी? देखो, आएंगे तो दोनों से क्या? पैसे ही, ठीक है ना। गांधी जी के नोट, गांधी जी बने हुए नोट ही आएंगे, ठीक है। लेकिन अब कंपनी को फिर भी कंफ्यूजन है कि कंपनी डेब्ट से या लोन ले मार्केट से, डिबेंचर इशू करे या फिर शेयर इशू करे, खुद का पैसा मतलब शेयर, ठीक है। खुद का पैसा ये नहीं कि घर से लेके आ रही है, कंपनी जब शेयर होल्डर को शेयर इशू करेगी, शेयर बेचेगी, तो उसे बोलते हैं खुद का पैसा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। अभी आपको इनके बारे में थोड़ा और बताऊंगा, तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है तो। पहला पॉइंट, डिबेंचर कंपनी के क्या होते हैं? लोन। पहला डिफरेंस तो यही है, डिबेंचर कंपनी का क्या होता है? लोन होता है। इक्विटी कंपनी के क्या होते हैं? ओनर होते हैं। ओनर मतलब क्या होता है? मालिक, ठीक है। डिबेंचर जब कंपनी इशू करती है तो उस पर हर साल क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उस पर हर साल कंपनी को क्या पे करना पड़ता है? ब्याज पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जब कंपनी शेयर इशू करती है, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी को उस पर डिविडेंड देना पड़ता है। डिविडेंड को हिंदी में बोलते हैं लाभांश, ठीक है। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उस पर अभी अपन समझ लेते हैं थोड़े थोड़े पॉइंट, फिर अपन और डिटेल में इसके डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर जब अपन शेयर की बात करते हैं तो वैसे शेयर दो तरह के होते हैं, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। एक तो होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। लेकिन अगर अपन कंपनी के कभी केवल आपसे कोई पूछा है शेयर मतलब बताओ क्या होता है, तो आपके दिमाग में केवल कौन से शेयर की बात आनी चाहिए? इक्विटी शेयर की, ना कि प्रेफरेंस शेयर की, ठीक है। जो सही मायनों में शेयर होते हैं वो कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर ही होते हैं, ठीक है। तो अपन इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं। तो डिबेंचर का जो पेमेंट होता है उसको एक टाइम के अंदर करना पड़ता है। जैसे आप कभी भी लोन लेते हो, आपने कार लोन लिया, घर के बनाने के लिए लोन लिया, घर खरीदने के लिए लोन लिया, है ना, किसी भी चीज़ के लिए ऋण लिया, लोन लिया, तो फिर आपको वो लोन को टाइमली पे करना पड़ता है ना। बैंक कहती है कि भाई हर महीने किस्तें चुकाने आ जाना, ठीक है, वरना आपको ये नुकसान भुगतने पड़ सकते हैं, ब्याज वगैरह आपका बढ़ जाएगा, ये सब पेनल्टी वगैरह लग जाएगी, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल सेम किस पे होता है? डिबेंचर पे। कंपनी को भी डिबेंचर का पेमेंट कैसे करना होता है? टाइमली, ठीक है। कंपनी लेट नहीं कर सकती पेमेंट। अगर कोई व्यक्ति कोई कंपनी बोले कि मैं तो लॉस में हूँ साहब, मैं तो नुकसान के अंदर हूँ, तो मुझे डिबेंचर पे देना पड़ेगा कि टाइमली पेमेंट?
तो जो भी लॉ है, कंपनी लॉ इस पे लगता है। इन दोनों चीज़ों पे कौन सा लॉ लगता है, कौन सा कानून लगता है? कंपनी एक्ट 2013। वो साफ साफ कहता है कि भाई अगर कंपनी नुकसान में भी है, अगर कंपनी नुकसान में भी है तो भी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, डिवेंचर पे पेमेंट करना पड़ेगा टाइम पे। कौन से पेमेंट की बात कर रहा हूँ मैं? दोनों पेमेंट की। इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा टाइम पे और साथ के साथ प्रिंसिपल भी पे करना पड़ेगा। और आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को दोनों को मिला दिया जाए तो इन दोनों को मिलाने के बाद क्या कहते हैं, इसको इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को मिला के अपन क्या वर्ड यूज करते हैं, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अच्छा अब अपन इक्विटी पे आते हैं, थर्ड पॉइंट पे। तो डिवेंचर पे अपन ने क्या किया, पेमेंट करेंगे किस चीज का, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का टाइमली। ध्यान रखना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि लॉस में जा रही है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या इक्विटी शेयर का कोई पेमेंट करना है क्या? नो। इक्विटी शेयर का रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है, इक्विटी शेयर का रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था आपको, इक्विटी शेयर जो होते हैं उनको कभी भी चुकाया नहीं जा सकता जब तक कंपनी जिंदा है। ठीक है, जब तक कंपनी जिंदा है तब तक उसको, जब तक कंपनी चल रही है तब तक इक्विटी शेयर अपना पैसा वापस नहीं मांग सकते। ठीक है, एक बार कंपनी ने अगर इक्विटी शेयर इशू कर दिए तो फिर उसके बाद कंपनी उसको कभी भी वापस नहीं देगी, पैसे को अपने पास ही रखेगी और बिजनेस में उसको लगा के रखेगी। ठीक है, तो डिवेंचर पे ध्यान रखना ऐसा नहीं होता, डिवेंचर पे कंपनी को टाइमली पेमेंट करना पड़ता है, एक तो इंटरेस्ट का भी और एक प्रिंसिपल का भी। लेकिन शेयर पे कंपनी को ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। ठीक है, रिडम्पशन मतलब क्या होता है, हिंदी में रिडम्पशन को कहते हैं शोधन। ठीक है, शोधन मतलब और क्या कह सकते हैं, चुकाना। सिंपल लैंग्वेज में अपन बोल सकते हैं चुकाना। तो इक्विटी शेयर को कभी भी जिंदा जब तक कंपनी है तब तक चुकाने की कोई भी जरूरत नहीं है। कंपनी इक्विटी शेयर का पेमेंट नहीं करती है। ठीक है, कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर से पैसे ले लेती है और उसको अपने बिजनेस में लगा के रखती है। ठीक है, लेकिन डिवेंचर के केस में क्या, ये सब बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे भाई रिपीट क्यों कर रहे हैं बार बार, तो यही रीज़न है कि अपन ये दो टॉपिक समझने के लिए, कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आप इन दोनों टॉपिक पे टच भी नहीं कर सकते अपन, है ना। ठीक है, तो इसलिए अपन को इनको डिटेल में समझना जरूरी है। अगला पॉइंट, डी पॉइंट। ठीक है, अगर मान लो लॉस हुआ तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल देना पड़ेगा क्या? यस, पेमेंट क्या है, फिर भी कंपलसरी है। लॉस में भी पेमेंट क्या है, कंपलसरी। कंपलसरी मतलब क्या होता है, अनिवार्य। ठीक है, अगर लॉस है, नुकसान है, तब भी कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन इधर बात करो, इधर नो पेमेंट इन केस ऑफ लॉस, मतलब कंपनी को डिविडेंड जो है वो पे करने की जरूरत नहीं है शेयर्स पे, अगर कंपनी क्या है, लॉस में है तो। ठीक है, लॉस में छोड़ो, अगर इक्विटी शेयर को पेमेंट, अगर मान लो कंपनी के पास प्रॉफिट है भी, मान लो कंपनी अच्छा खासा कमा रही है और इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, तो कंपनी उनको डिविडेंड देने से मना कर सकती है, बोल सकती है कि हम आपको डिविडेंड देंगे ही नहीं। ठीक है, हमारी इच्छा ही नहीं है डिविडेंड देने की। हम, अगर आप याद करो फर्स्ट क्लास आपको याद होगी तो मैंने उसमें बताया था, कंपनी फिर डिविडेंड नहीं देके क्या करती है, जब डिविडेंड नहीं देगी तो उसकी जगह उसका क्या बना लेगी, रिजर्व्स बना लेगी। ठीक है, और कंपनी रिजर्व्स क्यों बनाती है? ठीक है, कंपनी रिजर्व क्यों बनाती है, क्योंकि उसको बिजनेस में वो इन्वेस्ट करती है। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टीव जॉब्स का, ठीक है, एप्पल कंपनी का, कि एप्पल कंपनी ने अपने जीते जी कभी भी डिविडेंड नहीं बांटा। ठीक है, एप्पल कंपनी ने अपने स्टीव जॉब्स के जीते जी कभी भी डिविडेंड नहीं बांटा। ठीक है, अब अपन आते हैं ई पॉइंट पे। कितने पॉइंट हो गए, 4 हो गए। अब अपन देखते हैं 5वां पॉइंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिवेंचर में बता रहा हूं मैं आपको। डिवेंचर में
टैक्स का एडवांटेज मिलता है, डिवेंचर में टैक्स का एडवांटेज मिलता है, ठीक है। मतलब कंपनी अगर ब्याज पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है, तो कंपनी का क्या कम हो जाता है, प्रॉफिट। कंपनी का ब्याज पे करने पे प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो प्रॉफिट कम होने पे कंपनी को टैक्स भी क्या करना पड़ता है, कम देना पड़ता है। तो टैक्स क्या हो जाएगा, कंपनी का रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए अपन कहते हैं कि कंपनी को डिबेंचर पे ब्याज देने पे क्या मिल जाती है, टैक्स में छूट मिल जाती है, ठीक है। लेकिन इक्विटी की बात करें अपन, क्या इक्विटी में ऐसा होता है क्या, नहीं। नो बेनिफिट इफ कंपनी पे डिविडेंड। मतलब अगर कंपनी लाभांश को पे भी कर दे, डिविडेंड पे भी कर दे, तब भी कंपनी को कोई भी फायदा नहीं होगा टैक्स में, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं नो टैक्स बेनिफिट इफ, इवन इफ कंपनी पे डिविडेंड। अगर मान लो कंपनी डिविडेंड पे करती है और सरकार के पास जाती है, बोला मैंने डिविडेंड पे किया है तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया है और मेरे से अब टैक्स कम ले लो, तो सरकार कहेगी नहीं, हम डिविडेंड पेमेंट को खर्चा नहीं मानते, हम डिविडेंड जो आपने पे करा है, लाभांश जो आपने चुकाया है, उसको हम खर्चा नहीं मानते। डिविडेंड किसको पे करती है कंपनी, टू शेयर होल्डर्स। ध्यान रखना, डिविडेंड किसको पे करती है, शेयर होल्डर, शेयर धारक, ठीक है ना, जिसके पास कंपनी का शेयर है, ठीक है। अब एक और पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, शेयर और डिवेंचर में क्या डिफरेंस होता है। देखो शेयर्स या डिवेंचर, पहले डिवेंचर पे देखते हैं। डिवेंचर हैव नो वोटिंग राइट्स, डिवेंचर के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होते, ठीक है। डिवेंचर के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होते। लेकिन शेयर्स हैज वोटिंग राइट्स, शेयर होल्डर के पास क्या होते हैं, वोटिंग राइट होते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब समझो, इसका क्या मतलब होता है। एक बात बताओ, मालिक कौन है, मालिक हैं शेयर, इक्विटी शेयर, ठीक है। प्योर मालिक है, प्रेफरेंस शेयर भी मालिक होते हैं, लेकिन प्योर मालिक कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर सबसे बड़े मालिक होते हैं कंपनी के, ठीक है। अच्छा, अगर कोई कंपनी में बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है, निर्णय लिया जा रहा है, तो बताओ किससे पूछा जाएगा, वो ऑब्वियस ही बात है, वो पूछा जाएगा शेयर होल्डर से, ठीक है। अगर कंपनी में कोई भी बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है तो वो किससे पूछा जाएगा, शेयर होल्डर से, मालिकों से, ठीक है। और मालिक कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर, तो उनको बुलाया जाता है, ठीक है, इनको बुलाया जाता है। और कंपनी क्या करती है, एक मीटिंग करती है, और कंपनी क्या करेगी, एक मीटिंग करेगी, और मीटिंग के अंदर डिस्कशन होगा, है ना। भाई 50 शेयर होल्डर बैठे हैं और 50 की 50 शेयर होल्डर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो मैं कंपनी हूँ और आप 50 लोग, आप ये इमेजिन करोगे आप 50 लोग एक साथ बैठे हो, ठीक है, और आप मेरे कौन हो, शेयर धारक या इक्विटी शेयर होल्डर हो, ठीक है। अब मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ कि, क्या कंपनी डिसीजन लेने जा रही है कि अपन इंडिया में तो है ही बिजनेस कर ही रहे हैं, साथ में अपन यूएसए में भी बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कि मैं आपसे अनुमति ले रहा हूँ, ठीक है, एक प्रस्ताव पास करवा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। जैसे लोकसभा राज्यसभा में प्रस्ताव पास होता है ना, उसी तरीके से कंपनी भी मीटिंग करके क्या करती है, प्रस्ताव पारित करती है। और मीटिंग के अंदर एमपी एमएलए नहीं बैठते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बैठते। मीटिंग के अंदर कौन बैठेंगे, मीटिंग के अंदर बैठेंगे शेयर होल्डर, ठीक है। और जो अगर 50% से ज्यादा शेयर होल्डर मान जाते हैं उस प्रस्ताव पे, ठीक है, 50% से ज्यादा उस प्रस्ताव पे मान जाते हैं शेयर होल्डर, मतलब 100 में से 51 अगर शेयर होल्डर ने हाँ कर दिया तो प्रस्ताव क्या हो जाता है, पारित हो जाता है, तो वो रिजोल्यूशन क्या हो जाता है, पास हो जाता है, ठीक है। तो ये राइट किसको मिले हुए होते हैं, वोट देने का अधिकार किसको है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। वोट देने का अधिकार किसको होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है। समझ में आ गया। लेकिन ध्यान रखना, डिवेंचर होल्डर्स को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो बताओ मालिक कौन हुए, इक्विटी शेयर होल्डर के डिवेंचर्स मालिक हुए इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है।
अब अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं एक बार सारे पॉइंट्स का, फिर मैं आपको अपने जो मेन टॉपिक है आज उस पर लेके चलता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको पुरानी क्लास का भी रिवीजन करा दिया और काफ़ी सारी चीज़ें, एक दो चीज़ें नई भी बता दी। तो डिबेंचर और शेयर में बताओ क्या डिफरेंस होता है। डिबेंचर एक लोन होता है, ठीक है, लेकिन शेयर होल्डर क्या होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं, मालिक होते हैं। कंपनी डिबेंचर, अच्छा देखो, दोनों कंपनी अगर चाहे डिबेंचर इशू करे, कंपनी चाहे शेयर इशू करे, दोनों से क्या आएंगे, कंपनी के पास पैसे ही आएंगे। लेकिन कंपनी कंफ्यूज है कि हम किस मोड पे जाएं, कौन सा तरीका अपनाएं पैसे उगाने का मार्केट से। और कंपनी क्यों उगा रही है पैसे मार्केट से, कंपनी को क्यों चाहिए पैसे, क्योंकि कंपनी को बिजनेस करना है। बिना कैपिटल के बिजनेस नहीं होता। बिजनेस में कैपिटल अपने शरीर में ब्लड की तरह है, अगर अपने शरीर में ब्लड नहीं होगा तो अपन मर जाएंगे, तो उसी तरीके से खून नहीं होगा तो मर जाएंगे। तो ऐसे ही सेम टू सेम कंपनी के अंदर कैपिटल नहीं होगी तो कंपनी भी आगे नहीं चल पाएगी। क्लियर। तो कंपनी डिबेंचर होल्डर्स पे क्या पे करती है, ब्याज, इंटरेस्ट, और वो भी फिक्स रेट से पे करती है। इंटरेस्ट की रेट क्या होती है, पहले से ही फिक्स होती है, ये भी ध्यान रखना। और इक्विटी शेयर होल्डर पे कंपनी क्या पे करती है, डिविडेंड। लेकिन जरूरी नहीं है कंपनी इच्छा है डिविडेंड पे करे या नहीं करे, लॉस में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और प्रॉफिट में भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को मना कर सकती है। हाँ, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते तो कंपनी को फिक्स रेट से डिविडेंड पे करना पड़ता है। अब तो इतनी बार रिपीट कर दिया तो आपको तो मेरे हिसाब से बिल्कुल दिमाग में सीमेंट की तरह जम गया होगा। ठीक है, बिनानी सीमेंट। तो डिवेंचर्स, तीसरा पॉइंट, कंपनी डिवेंचर्स को पेमेंट करेगी किस पे, एक टाइम लिमिट के अंदर, हर महीने किस्त चुकाएगी। तो आपको पता है ना, हर महीने जब अपन किस्त चुकाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, EMI, है ना। तो ये मान लो कंपनी क्या चुका रही है, हर महीने अपनी EMI चुका रही है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो कंपनी हर महीने टाइमली इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पेमेंट करेगी, इंस्टॉलमेंट चुकाएगी। इंटरेस्ट पेमेंट मिलके दोनों कहलाता है इंस्टॉलमेंट। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तो वैसे भी नहीं देना था, जरूरी नहीं है डिविडेंड देने की। और कंपनी ने जो पैसा स्टार्टिंग में लिया था शेयर इशू करते समय, वो भी पैसा चुकाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है या कंपनी का समापन हो जाता है, जिसे बोलते हैं कंपनी का लिक्विडेशन, कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है, ठीक है, और दोनों लोग खड़े हैं, कौन कौन, डिवेंचर होल्डर भी खड़े हैं और शेयर होल्डर भी खड़े हैं, तो बताओ कंपनी पेमेंट किसको करेगी पहले, अगर कंपनी के पास पैसा बचा हुआ है तो। सर ऑब्वियस ही बात है, कंपनी पहले बाहर वालों को चुकाएगी। बाहर वाले कौन है, डिवेंचर होल्डर। अगर फिर भी पैसा बच जाएगा तो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को चुकाएगी। लेकिन ध्यान रखना, चुका कब रही है, कंपनी लाइफ टाइम में नहीं चुका रही शेयर होल्डर को पैसा। कब चुका रही है, लिक्विडेशन, मतलब समापन, कंपनी जब खत्म हो जाती है, कंपनी का क्या हो रहा है, समापन। ठीक है, आगे आओ। डिवेंचर होल्डर पे इंटरेस्ट, अगर कंपनी का नुकसान हुआ है तब भी कंपनी को चुकाना पड़ेगा। और डिविडेंड तो अपन देख ही लिया कि प्रॉफिट में ही चुकाने की जरूरत नहीं है इक्विटी होल्डर को, तो लॉस की तो बात ही छोड़ो। ठीक है, डिविडेंड क्या होता है, लाभांश, लाभ का अंश, है ना, लाभ मतलब प्रॉफिट। अब आओ फिफ्थ पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिवेंचर होल्डर्स पे कंपनी को किसका बेनिफिट होता है, टैक्स का। कंपनी डिवेंचर होल्डर पे टैक्स का बेनिफिट ले जाती है। कैसे, जैसे ही कंपनी डिवेंचर होल्डर को ब्याज देती है वैसे ही इनकम टैक्स में कंपनी को क्या मिल जाती है, छूट मिल जाती है, और कंपनी का प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उससे कंपनी को टैक्स भी क्या करना पड़ता है, कम पे करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं तो फिर नो बेनिफिट, कोई भी बेनिफिट कंपनी को टैक्स का नहीं मिल सकता। ठीक है, कोई भी बेनिफिट डिविडेंड पे करते समय अगर कंपनी डिविडेंड पे कर भी दे तो कंपनी को कोई भी बेनिफिट या छूट नहीं मिलेगी टैक्स के अंदर। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है, डिवेंचर होल्डर्स क्योंकि बाहर वाले होते हैं तो हम इनको वोटिंग राइट नहीं देते हैं। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर क्योंकि कंपनी के खुद के होते हैं तो कंपनी इनको क्या देती है, वोटिंग राइट देती है। और वोटिंग राइट कैसे देती है, कंपनी इनको एक नोटिस दे देती है कि भैया आओ, मीटिंग है, ठीक है ना, जैसे बिल्कुल पार्लियामेंट के अंदर होता है। ठीक है, और फिर सबके सब लोग कंपनी के हेड ऑफिस में जमा हो जाते हैं, हेड क्वार्टर में जमा हो जाते हैं, और जितने भी शेयर होल्डर हैं सबको नोटिस जाता है। शेयर होल्डर की मर्जी है कि वो आए या नहीं आए। ठीक है, हाँ, बट कुछ मिनिमम नंबर्स होने चाहिए, जैसे बोलते हैं कोरम। ठीक है, जो अपने राज्यसभा लोकसभा में भी होता है, लेकिन अपन को इतना डिटेल में नहीं जाना,
आपको मैं कंपनी एक्ट नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। आपको केवल कितना बताया जा रहा है जितना अपने एग्जाम पास करने के लिए, एग्जाम में ब्यूटीफुल आंसर लिखने के लिए काम आएगा, ठीक है। अगर आप इतना समझ लोगे तो आप आराम से एग्जाम में अच्छी तरीके से आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अपन देखते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब अपन किसकी बात करते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर देते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हिंदी में? पूंजी संरचना। तो कंपनी को आप बताओ, आपके हिसाब से अगर आप कंपनी होते तो आप डिबेंचर इशू करते या शेयर इशू करते? ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं, अगर सपोज करो आपके माइंड में एक प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है, आप कंपनी स्टार्ट करने की सोच रहे हो और आपको आपके पास टोटल है ना जो पैसे की रिक्वायरमेंट है कंपनी स्टार्ट करने के लिए, वो सपोज करो है 5 करोड़ रुपए की जरूरत है, ठीक है। आप बिल्कुल बढ़िया सी मशीन लेके आओगे इंपोर्टेड, ठीक है, अच्छे अच्छे एम्प्लॉय रखोगे, सारे काम करोगे, तो लैंड भी खरीदोगे, बिल्डिंग भी खरीदोगे, तो इसलिए आपको 5 करोड़ रुपए की आवश्यकता है कंपनी चालू करने के लिए। अब मेरा आपसे सीधा सीधा सवाल है कि आप शेयर इशू करना पसंद करोगे या डिबेंचर इशू करना पसंद करोगे? हाँ, आप डिबेंचर को ये भी मान सकते हो कि अपन बैंक से लोन ले रहे हैं, ठीक है। जब मैं वर्ड यूज करता हूं डेप्ट, तो डेप्ट मतलब क्या होता है? लोन। अब वो लोन के अंदर डिबेंचर भी आ गए, ऋण पत्र भी आ गए, ठीक है, और बैंक लोन भी आ गया। ऋण पत्र मतलब कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात कि जब कंपनी लोगों से लोन लेती है, डायरेक्ट पब्लिक से लोन लेती है, तो कंपनी पब्लिक को क्या देती है? एक पत्र देती है, ठीक है, एक पेपर देती है, जिस पेपर को क्या बोलते हैं? ऋण पत्र, ठीक है, डिबेंचर। अगर कंपनी बैंक के पास जाए तो फिर तो कंपनी क्या करेगी कि फिर ऐसे अलग अलग लोगों को, क्योंकि बैंक तो एक ही है, ठीक है, तो उस केस में कंपनी डायरेक्ट उनको सिक्योरिटी देती है, जैसे अपनी लैंड बिल्डिंग वगैरह किसी ना किसी चीज को गिरवी रख के अपन लोन लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, डिबेंचर जो होता है कंपनी, डिबेंचर कुछ लोग होते हैं, पब्लिक होते हैं, उनसे जब लोन लेती है तो उनको एक पत्र देती है, उनको एक सिक्योरिटी देती है, पेपर देती है, उस पेपर को क्या बोलते हैं? डिबेंचर। और पहले तो क्या होता था कि ये पेपर फिजिकल फॉर्म में होता था, दिखता था, लेकिन 1998 के आसपास गवर्नमेंट ने सारे के सारे फिजिकल पेपर खत्म कर दिए और अब डीमेट पेपर चला दिए। अब जो मतलब पेपर आते ही नहीं अब, है ना। अब जो शेयर्स और डिबेंचर वगैरह आते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं? डीमेट फॉर्म में, ठीक है। डीमेट मतलब डीमटेरियलाइज फॉर्म, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट आप कह सकते हो, जो आपको दिखाई नहीं देता, ठीक है। आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हो जाके, आप अकाउंट खुलवा लिया आपने बैंक में जाके, तो आप कभी ये बोलते हो लाओ मेरा अकाउंट दिखाओ, मेरा अकाउंट दिखाओ, क्योंकि आपने खोल दिया तो आप बोल सकते हो ना बैंक को, तो बैंक आपको दिखा देगा क्या आपका अकाउंट? नहीं दिखा सकता ना। क्यों? क्योंकि आपका अकाउंट रियल में कोई ऐसे फिजिकल फॉर्म में थोड़े है, वो तो केवल कंप्यूटर के अंदर खुल गया, आपको एक नंबर दे दिया, अकाउंट नंबर, ठीक है। अब ऐसे थोड़े है कि आप बोलोगे भाई मेरे को दिखाओ मेरा अकाउंट कहाँ है, कौन सी दीवार के अंदर लगा हुआ है, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो सेम टू सेम आजकल शेयर्स और डिवेंचर भी फिजिकल फॉर्म में या मटेरियल फॉर्म में, ठीक है, किसी पदार्थ के अंदर पॉसिबल नहीं होते हैं, ठीक है। पहले होते थे, अब नहीं होते। अब आपको क्या लगा कि भाई डिवेंचर इशू करने चाहिए या शेयर इशू करने चाहिए? अब आप पहले ये सोचो कि डिवेंचर इशू करने के फायदे क्या हैं, ठीक है। पहला फायदा बताओ क्या है? कि कंपनी को वोटिंग राइट नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो जो भी डिवेंचर होल्डर होंगे उनको वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो मतलब कंपनी क्या है? स्वतंत्र हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी। जो डायरेक्टर होंगे वो बिना लोगों की परमिशन के अपने आप डिसीजन ले पाएंगे। समझ में आ रहा है ये पॉइंट आपको? तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि जितने ज्यादा आप शेयर इशू करोगे तो आप एक टेंशन बढ़ाते जा रहे हो कंपनी के अंदर। कौन सी टेंशन बढ़ रही है? कि जैसे जैसे मालिक बढ़ते जा रहे हैं तो आपके ऊपर किसी और का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगर कंपनी शेयर ज्यादा इशू करेगी तो क्या होगा कि आप कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों का कंट्रोल, नियंत्रण बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा नियंत्रण? क्योंकि उन सबके पास आपके क्या है? वोटिंग राइट है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो जिन जिन लोगों के पास आपके वोटिंग राइट होंगे तो फिर आप यहाँ पे फंसना चालू कर दोगे। मान लो अब कंपनी क्या है, सपोज करो कोई भी डिसीजन लेना चाहती है और कंपनी ने शेयर इशू कर रखे हैं मान लो 1 लाख, ठीक है, और सबको नोटिस भेज दिया भाई आ जाओ
हम क्या है यूएसए के अंदर एक फैक्ट्री डालने जा रहे हैं, तो अपने शोल्डर से पूछते हैं। तो 1 लाख लोगों को नोटिस किया, मान लो उसमें से 1000 लोग आए, ऐसे होता है, बहुत सारे लोग नहीं आते, ठीक है, क्योंकि कंपनी के शोल्डर तो जगह जगह होते हैं, पूरे कंट्री में होते हैं, पूरे देश में होते हैं, ठीक है, और जो मीटिंग होती है वो एक जगह पे होती है, तो कौन इतना खर्चा करके खुद के दम पे आएगा, ठीक है। यहाँ कोई पार्लियामेंट तो है नहीं जो सरकार पूरा खर्चा बियर करेगी, कंपनी कोई खर्चा बियर नहीं करती, यहाँ पे शोल्डर अपनी मर्जी से अपने खर्चे पे वहाँ तक आते हैं। और ज़्यादातर कंपनी के हेड ऑफिस जो होते हैं मुंबई और दिल्ली में होते हैं, तो ज़्यादातर कंपनीज की मीटिंग भी मुंबई और दिल्ली में होती है, ठीक है, तो वो लोग जाते ही नहीं है, ठीक है। आज मेरे पास भी कई कंपनी के शेयर हैं, तो मैं कभी किसी कंपनी के आज तक मतलब पूरे टाइम का रिकॉर्ड है कि हम आज तक मैंने नहीं देखा, या फिर मैं कभी किसी कंपनी की आज तक मीटिंग अटेंड करने नहीं गया मुंबई या दिल्ली, क्यों जाएंगे फालतू में ना, ठीक है। तो लेकिन मान लो 1000 शोल्डर आए, ठीक है, उधर के आसपास के लोग आ गए, या फिर जिसने बहुत ज़्यादा शेयर खरीद रखे होते हैं तो वो आता है, बोले चल के देख के तो आए, वोट देंगे और ये वगैरह उनके माइंड में रहता है, ठीक है। अब वो लोग गए वोटिंग करने, अब क्या होगा, 1000 लोग बैठे हैं, तो सोचो वहाँ पे लड़ाई झगड़े होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब कि सहमति इतनी आसानी से नहीं बन पाएगी, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी असहमति बढ़ेगी, ठीक है ना। वही बात कि डाइवर्सिटी ज़्यादा हो जाएगी ना, ठीक है, विभिन्नता या भिन्नता, ठीक है, तो सबके इंटरेस्ट अलग अलग होंगे, तो ज़्यादा बढ़िया क्या रहता है कि भाई अगर लोग कम हो, ठीक है, अगर हम कम शेयर इशू करेंगे तो एक फ़ायदा क्या है हमारे पास कि हमारा कंट्रोल किसी और के हाथों में नहीं जाएगा। लेकिन अगर मान लो हमने ज़्यादा शेयर इशू कर दिए तो हमारा कंट्रोल किसी और के हाथों में चला जाएगा। आपने अभी देखा होगा कि वॉलमार्ट ने, इंडिया की एक कंपनी है फ्लिपकार्ट, उसके कुछ शेयर्स परचेज कर लिए हैं, ठीक है, तो शेयर परचेज करने से क्या फ़ायदा होता है, कंट्रोल मिल जाता है। अब वॉलमार्ट किसकी हो चुकी है, अब फ्लिपकार्ट किसकी हो चुकी है, वॉलमार्ट की, ठीक है। वॉलमार्ट आपको पता है रिटेल चेन है। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने भी परचेज किया था किसको, नोकिया को, ठीक है। नोकिया फिनलैंड की कंपनी थी, माइक्रोसॉफ्ट यूएस की कंपनी थी, यूएस की कंपनी है मतलब, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को परचेज किया था, क्योंकि वो सब अपन को पता है कि भाई नोकिया को क्यों परचेज किया, तो कैसे परचेज किया, शेयर्स लेके परचेज किया, तो कंट्रोल आ गया। ऐसे ही आप एग्जांपल ले सकते हो कि अभी गवर्नमेंट जो है एयर इंडिया के अंदर अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती थी, लेकिन वो बिक नहीं पाई, वो बात अलग है। तो अगर वो बेचना चाहती थी हिस्सेदारी, हिस्सेदारी मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने शेयर बेचना चाहती है एयर इंडिया से, क्योंकि एयर इंडिया पे 50,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन था, शायद 52,000 करोड़ रुपये के आसपास का एयर इंडिया पे लोन था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो चाहती थी कि भाई अब क्योंकि 1991 जा चुका है, एलपीजी आ चुका है इंडिया में, तो हम बिजनेस क्यों करें, है ना, गवर्नमेंट का काम कोई प्लेन चलाना थोड़ी है, तो गवर्नमेंट केवल रेगुलेटर का काम करे। तो गवर्नमेंट ने बोला अब हम हिस्सेदारी बेच देते हैं, लेकिन वो बेच नहीं पाई, वो बात अलग है, ठीक है। तो हिस्सेदारी मतलब क्या होता है, कंट्रोल। तो कंट्रोल कई बार एक टेंशन भी देता है, ठीक है, क्योंकि अगर आपका कंट्रोल किसी और के पास होगा तो फिर तो दिक्कत है ही ना। चलो तो बताओ, डिबेंचर इशू करने का पहला फायदा क्या है कि वोटिंग राइट नहीं देने पड़ते किसी को, तो आपका कंट्रोल आपके पास ही रहता है, किसी और के पास नहीं जाता। दूसरा फायदा क्या है डिबेंचर इशू करने का, ठीक है, एक ये फायदा हो गया, एक ये फायदा है टैक्स का बेनिफिट मिलता है। कंपनी को ब्याज पे करने पे किसका बेनिफिट मिलता है, टैक्स की छूट मिल जाती है, तो ये भी एक अच्छा फायदा है कंपनी को, ठीक है। कंपनी को अगर ब्याज की छूट मिलेगी तो कंपनी की कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी, कंपनी की लागत क्या आएगी, कम आएगी, ठीक है। मान लो कंपनी 100 रुपये का ब्याज पे करती है, अब आप बिल्कुल ध्यान समझना, थोड़ा सा कॉमर्स में जा रहा हूँ मैं, टेक्निकल है हल्का सा, लेकिन इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि अपन आरएस मेंस में पहुंच गए हैं और अपन आरएस करने का सोच भी रहे हैं, तो फिर अपन एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट की श्रेणी में आते हैं, तो अपने लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो कंपनी क्या कर रही है, ब्याज पे कर रही है, मान लो 100 रुपये का, किसको पे कर रही है, डिबेंचर होल्डर को, ठीक है। अब आप एक चीज़ जरा बताना मेरे को, इनकम टैक्स वालों ने बोला कि क्योंकि तुमने ब्याज पे करा तो हम तुमसे टैक्स कम वसूलेंगे, ठीक है। अब इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे, हम तुमसे टैक्स कम वसूलेंगे। मान लो कि कंपनी का जो प्रॉफिट था ब्याज चुकाने से पहले, मान लो कंपनी का जो प्रॉफिट था ब्याज चुकाने से पहले वो 2000 था, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। अब कंपनी ने ब्याज कितने का चुका दिया, 100 रुपये का,
तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 1900 रुपये का। तो प्रॉफिट कितने का हो गया ब्याज चुकाने के बाद? 1900 रुपये का हो गया। मान लो 30% इंडिया में टैक्स रेट है कंपनी पे, ठीक है, वैसे यही रेट है टैक्स की 30%। तो 19 दिया 57, मतलब कंपनी को 30% मतलब कितने रुपए टैक्स देना पड़ेगा? 570, ठीक है, 570, बहुत ध्यान से समझना है ना, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर कंपनी ब्याज नहीं पे कर रही होती तो सोचो एक बार, ब्याज की जगह कंपनी डिविडेंड पे कर रही होती, लाभांश पे कर रही होती, शेयर होते डिवेंचर की जगह, तो क्या इनकम टैक्स वाले ये जो आपका प्रॉफिट था उसमें से डिविडेंड घटाने दे रहे थे क्या? नहीं। तो आपको आपकी इनकम कितनी मानी जाती? 2000 ही मानी जाती। उस पर 30% कितना होता है? 2000 का 30% होता है 600 रुपये, ठीक है। 2000 माइनस 600 कितना होता है? सॉरी 2000, बस 2000 का 30% 600 होता है। अब आपने एक गणित लगाई होगी कि कंपनी अगर ब्याज पे कर रही थी तो कंपनी टैक्स कितना पे कर रही थी गवर्नमेंट को? 570 का, ठीक है। लेकिन कंपनी लाभांश पे कर रही है तो टैक्स कितना पे कर रही है? पूरा 600 रुपये का, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्याज की छूट मिल जाती है टैक्स के अंदर, लेकिन लाभांश की छूट टैक्स में नहीं मिलती है। इसलिए टैक्स कम आता है किसमें? अगर कंपनी क्या इशू करे? डिबेंचर। और टैक्स ज्यादा आता है किसमें? अगर कंपनी क्या इशू करे? शेयर। वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान समझ लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अपन को एक टॉपिक पढ़ना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है बताओ, वापस पहले बताओ। कंपनी का प्रॉफिट कितना है? 2000, लाभ है ना, टैक्स घटाने से पहले, ब्याज घटाने से पहले। कंपनी ने ब्याज कितने का पे करा? 100 रुपए का। तो कंपनी का प्रॉफिट कितना मान लिया? 1900 रुपए। 1900 रुपए का गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए 30%, कितना होता है? 570 रुपए होता है, ठीक है। ये बात खत्म हो गई। दूसरी बात पे आओ। कंपनी का प्रॉफिट था 2000 रुपए, कंपनी ने वापस से डिविडेंड पे करा 100 रुपए का। यार शेयर की जगह क्या पे करा? डिविडेंड पे करा। लेकिन इनकम टैक्स वाले डिविडेंड की छूट नहीं देते हैं, तो अपना प्रॉफिट कितना रहेगा? 2000 रुपए। अब आप देख रहे हो कंपनी डिविडेंड का खर्चा कर रही है 100 रुपए का, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स वाले डिविडेंड की छूट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और उसका 30% कितना हो जाएगा? 600 रुपए। तो बताओ जरा, टैक्स कंपनी ने किस केस में ज्यादा पे करा? इधर टैक्स जब डिबेंचर थे तो कितने रुपए का पे कर रही थी? 570 रुपए का। और इधर टैक्स जब डिबेंचर नहीं है तो कितना पे कर रहे हैं? 600 रुपए का। अगर मैं थोड़ा सा और आगे ले जाऊं आपको, हल्का सा, ये कोई मैथ्स नहीं है, बहुत बड़ी हार्ड चीज नहीं है, तो आप देखो कि कंपनी ने अगर डिबेंचर इशू करे थे तो कितने रुपए का टैक्स बचा लिया, कितने रुपए का टैक्स सेव कर लिया है? 30 रुपए का टैक्स को बचा लिया है। अब ये टैक्स 30 रुपए का कैसे बचा? अगर मैं आपको और बड़ी कैलकुलेशन बताऊं तो आपको समझ में आएगा। आप ये देखो, 100 रुपए का ब्याज था और 100 रुपए का 30% कितना होता है? 30 रुपए होता है। इसलिए कंपनी ने जब 100 रुपए का ब्याज पे करा तो कंपनी को 30% 100 रुपए के ब्याज पे एक तरीके से छूट मिल रही है, और कंपनी को इसलिए 30 रुपए यहाँ पे टैक्स कम देना पड़ रहा है। अगर कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी को 30 रुपए का टैक्स क्या होता है? बच जाता है, इन कंपैरिजन टू, किसके कंपैरिजन में? शेयर के कंपैरिजन में। तो बताओ कंपनी कॉस्ट किस केस में कम आ रही है? कंपनी कॉस्ट जो है किस केस में कम आ रही है? कंपनी कॉस्ट आ रही है किस केस में कम? डिबेंचर के केस में, क्योंकि कंपनी को टैक्स भी क्या करना पड़ता है? कम पे करना पड़ता है। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? तो बताओ क्या क्या फायदे हैं डिबेंचर इशू करने के? पहला फायदा कि डिबेंचर होल्डर को कोई वोटिंग के अधिकार नहीं होते हैं। डिबेंचर होल्डर से कोई भी बड़ी जब कंपनी डिसीजन लेती है तो वो बिल्कुल भी नहीं पूछती है, ठीक है, वो डिसीजन शेयर होल्डर से पूछा जाता है। तो इसलिए कंपनी को डिबेंचर इशू करने में मजा आता है। क्यों? क्योंकि आप जब डिबेंचर इशू कर रहे हो तो कंपनी के पास पैसे भी आ रहे हैं, और कंपनी कोई बड़ा डिसीजन लेगी तो उन लोगों को बुलाना भी नहीं है जिन्होंने पैसे दिए हैं। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? सेकंड बात कि कंपनी को डिबेंचर पे क्या मिलता है? टैक्स का एडवांटेज मिलता है। इससे कंपनी की जो कॉस्ट है वो क्या आती है? कम आती है, ठीक है। तीसरी और मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है? ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं किसकी? कि कंपनी को, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छी तरीके से समझना। अब बताओ दोनों में से शेयर होल्डर की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो
या इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जिसने कंपनी को पैसे दे रखे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कौन अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहा है, कौन ज्यादा इनसिक्योर है, ठीक है, शेयर होल्डर के डिबेंचर होल्डर, बताओ इनसिक्योर कौन है? इनसिक्योर कैसे, देखो बताओ, क्या आपको लगता है कि जिसके पास डिबेंचर है कंपनी के वो इनसिक्योर है? बताओ क्यों भाई, वो इनसिक्योर कैसे होगा? उसको हर बार इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर कंपनी नुकसान में भी है तो भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो इनसिक्योर कैसे है? इनसिक्योर तो वो बंदा है जो जिसके पास शेयर है, ठीक है। रिस्क कौन उठा रहा है? रिस्क उठा रहा है सारा शेयर। ना तो इनको डिविडेंड मिलने की गारंटी है, अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो कंपनी सीधा सीधा रिजेक्ट कर सकती है, हम आपको डिविडेंड नहीं देंगे, तो और ना इनको इनका पैसा कभी रिडीम होगा, है ना, कभी कंपनी लाइफ टाइम में इनको इनका पैसा नहीं लौटाएगी। अब आप बोलोगे सर ये खरीदते क्यों हैं, फिर ये बेवकूफ़ है के शेयर? ये इसलिए खरीदते हैं क्योंकि शेयर की वैल्यू मार्केट में बढ़ती रहती है, ठीक है। देखो सारा का सारा रिस्क कौन बियर करता है, अपन को पता होगा, सारा का सारा रिस्क कौन बियर करता है? ओनर। सारा का सारा रिस्क कौन बियर करता है कंपनी में? ओनर। आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, बताओ रिस्क कौन बियर करेगा? सारी की सारी जो रिस्क है वो आप खुद बियर करोगे, खुद उठाओगे, ठीक है ना, खुद भुगतोगे, ठीक है। बाकी सब लोग जिन्होंने आपको पैसा दिया है वो टाइम पे डिमांड करते रहेंगे पैसे की, लेकिन जो भी नुकसान होगा वो सब आपको भुगतना पड़ेगा। इससे क्या पता लगता है? अब मुझे बताओ, ये सोच के बताओ, इन दोनों में से एक्सपेक्टेशन ज्यादा किसकी होगी? शेयरहोल्डर की वजह से। आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आप मान लो इन्वेस्टर हूं, मैं कंपनी हूं, ठीक है। आप मान लो कि आप डिबेंचर खरीद रहे हो और शेयर खरीदना चाहते हो, और आप डिसीजन लेना चाहते हो कि भाई हम डिबेंचर खरीदें कि शेयर खरीदें। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ना कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताओ, आपके माइंड में अगर आप शेयर खरीदोगे तो आप कंपनी के ओनर बन जाओगे, है ना, लेकिन रिस्क कितनी बियर करोगे? आपको कुछ नहीं पता, नहीं भाई डिबेंचर जैसे शेयर पे पता नहीं क्या डिविडेंड मिले या नहीं मिले टाइम पे, और शेयर का रीपेमेंट भी नहीं होगा, तो ये सब आपकी क्या है? रिस्क ही तो है। तो जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होती है वहाँ पे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होती है। आपने सुना होगा मोर रिस्क मोर रिटर्न, मोर रिस्क मोर रिटर्न, ठीक है। या अब ये वैसे कहना गलत है, मोर रिस्क मोर रिटर्न, मोर रिस्क मोर एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न, ठीक है, ये कहना सही है। क्यों? अगर हमारी रिस्क किसी पे ज़्यादा होती है तो हमारी एक्सपेक्टेशन उस पर्सन से क्या हो जाती है, या उस चीज़ में ज़्यादा हो जाती है। मान लो आप क्या कर रहे हो, आप एक तो स्टेशनरी का काम खोल के बैठे हो, किराने की दुकान खोल के बैठे हो, तो आप रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कितना करोगे? 2%, 4%, 5% मिल जाए। लेकिन आप एक, मान लो एग्जांपल लेना है ना, ठीक है ना, गलत मत सोचना, मान लो आप एक ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हो, या कोई भी पर्सन एक ड्रग्स का व्यापारी है, या बंदूकों का व्यापारी है, क्या वो 2-5% पे के काम में बिजनेस कर लेगा क्या? 2-5% के रिटर्न पे नहीं, उसको 200% का रिटर्न चाहिए, उसको 300% का रिटर्न चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रिस्क बियर कर रहा है। ड्रग्स के काम में पकड़े गए तो, ठीक है, वो जब सारी रिस्क बियर कर रहा है तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है? बहुत ज्यादा है। वो मिले या नहीं मिले वो बात अलग है, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है? ज्यादा है, ठीक है। तो हमेशा जो पर्सन ज्यादा रिस्क बियर करता है उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? ज्यादा होती है। अब बताओ, अगर आप कंपनी के डिबेंचर खरीद रहे हो या शेयर खरीद रहे हो, मान लो मैं कहता हूं आप कंपनी के शेयर खरीद लो, तो आप क्या बोलोगे? मैं रिस्क में आ गया। आप रिस्क में क्यों आ गए? क्योंकि आपको पता नहीं डिविडेंड मिले या नहीं मिले, और ये तो कभी मिलेगा नहीं आपको जो आपने स्टार्टिंग में कंपनी को दिया है, ठीक है। तो आप क्या हो? रिस्क उठा रहे हो कंपनी का पूरा पूरा। शेयर की मार्केट भी आपको पता है, शेयर की मार्केट प्राइस भी ऊपर नीचे होती रहती है, तो अगर वो नीचे चली गई तो आप पूरी टेंशन बियर कर रहे हो, आप मालिक हो। तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? कंपनी से हाई होती है। आप कौन हो? शेयर होल्डर। कंपनी की तरफ से बात नहीं कर रहा मैं, आप शेयर होल्डर हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन हमेशा क्या होगी? कंपनी से हाई होगी। वो मिले या नहीं मिले बात अलग है, ठीक है। लेकिन क्योंकि डिबेंचर होल्डर को क्या है, बिल्कुल टाइम पे टाइम सब चीजें मिल रही है, इंटरेस्ट का पेमेंट टाइमली होगा, इंटरेस्ट का रेट फिक्स है, लेकिन यहाँ पे तो डिविडेंड का रेट कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? इनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? कम होती है। क्यों? क्योंकि इधर रिस्क भी क्या होता है? कम होता है। रिस्क किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कम होता है? ध्यान रखना, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कम नहीं होता। रिस्क किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कम होता है? डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से कम होता है।
जो कंपनी को पैसा दे रहा है उस व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से कम होता है। मान लो आप, है ना, मैं कंपनी हूँ तो मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को पैसा देने में कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि मैं आपको टाइम पे पेमेंट करूंगा, ठीक है। अगर मेरा लॉस भी होगा तो भी मैं आपको पेमेंट करूंगा, फिक्स रेट से पेमेंट करूंगा। तो बताओ आपकी रिस्क कहाँ है? जब आपकी रिस्क कम है तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी क्या है? कम है, ठीक है। अब कुछ बात समझ में आ रही है आपको? मतलब कंपनी अगर डिबेंचर इशू करती है तो बताओ कितने फायदे हैं? टोटल 3। पहला फायदा क्या था? पहला फायदा ये है कि अब अपन कंपनी के हिसाब सोच रहे हैं वापस। पहला फायदा क्या है कंपनी के हिसाब से? कि कंपनी को डिबेंचर पे वोटिंग राइट नहीं देना पड़ता, तो इससे कंट्रोल कंपनी का अपने पास रहता है। कंपनी का कंट्रोल कंपनी के पास रहता है, कंट्रोल किसी और को नहीं जा रहा है। दूसरी बात, कंपनी को कॉस्ट कम पे करनी पड़ती है। कॉस्ट कम क्यों पे करनी पड़ती है? क्योंकि डिबेंचर पे टैक्स की क्या मिलती है? छूट मिलती है। क्योंकि डिबेंचर पे टैक्स की क्या मिलती है? छूट मिलती है। और तीसरी बात, कंपनी को क्यों फायदा है? क्योंकि डिबेंचर होल्डर की एक्सपेक्टेशन हमेशा क्या होती है? कंपनी से कम होती है। और डिबेंचर होल्डर की एक्सपेक्टेशन क्यों कम होती है? क्योंकि डिबेंचर होल्डर को हर चीज टाइम पे मिल रही है। डिबेंचर होल्डर की तरफ से देखोगे तो डिबेंचर होल्डर को कंपनी में रिस्क या डिबेंचर होल्डर को रिस्क बिल्कुल भी नहीं है या बहुत कम है, ठीक है। सारा का सारा रिस्क कौन उठा रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर उठा रहा है, ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा कि यार मतलब इतनी सारी बातें हो गई, तो सबसे बढ़िया चीज क्या है कि कंपनी को क्या इशू करने चाहिए? केवल डिबेंचर इशू करने चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे कि कंपनी जब भी पैसे मांगे, नोट मांगे गांधी जी वाले, तो फिर कंपनी को क्या इशू करने चाहिए? डिबेंचर इशू करने चाहिए। अब आप थोड़ा और सोचो डीप के अंदर, ठीक है। ये तो मैंने आपको किसके फायदे गिनाए? डिबेंचर के। अब आप ये सोचो इक्विटी शेयर होल्डर के क्या क्या फायदे हैं। अब आप ये सोचो कि इक्विटी शेयर होल्डर की तरफ से क्या क्या फायदे हैं। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। बताओ कंपनी को इक्विटी शेयर इशू करते समय क्या फायदा होगा सबसे बड़ा? बताओ, सोचो। पहला फायदा कि कंपनी को टाइम पे पेमेंट करने की टेंशन हट गई। हट गई नहीं हटी? क्यों? क्योंकि कंपनी को डिविडेंड पे करना अनिवार्य नहीं होता है, कंपलसरी नहीं होता है। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है कंपनी की तरफ से सोचा जाएगा तो? कि कंपनी को डिविडेंड पे करना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा तब भी कंपनी को पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डिबेंचर होल्डर की तरफ से देखोगे, ठीक है, मतलब अगर कंपनी डिबेंचर इशू करे तब आप देखो कि कंपनी अगर डिबेंचर इशू करती है तब कंपनी के माइंड में क्या टेंशन आएगी कि यार मेरे को तो क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट टाइम पे पेमेंट करना पड़ेगा। अब इस पॉइंट पे आगे कंपनी फंस जाती है डिबेंचर के अंदर। क्यों? क्योंकि ये भारी पड़ जाता है कई बार, ये और ये। भाई कंपनी ने डिबेंचर में कितने राइट्स एंजॉय करे? 3। कौन कौन से? वोटिंग राइट नहीं है, कंपनी को मजा आ रहा है। कंपनी को मजा आ रहा है, टैक्स का एडवांटेज मिल रहा है। कंपनी को मजा आ रहा है, डिबेंचर होल्डर की एक्सपेक्टेशन कम है। अब कंपनी दुख में कब आती है? डिबेंचर इशू करने के बाद। ये समझो कंपनी लोन लेके कब फंस जाती है, ठीक है। कब फंसती है? जब कंपनी को इंटरेस्ट क्या करना पड़ता है, कंपनी को एक बर्डन आ जाता है सर पे कि मुझे इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। मतलब कंपनी चाहे लॉस में है चाहे प्रॉफिट में है, तो कंपनी को ब्याज पे करना ही पड़ेगा। ये कंपनी की सबसे बड़ी टेंशन है, ठीक है। और साथ में इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। जो इंस्टॉलमेंट है, मतलब जो प्रिंसिपल है, मूलधन जो लिया है ना, मूल जो पैसा लिया है वो भी टाइम पे करना पड़ेगा, ठीक है। आप बोलेंगे सर इन दोनों में क्या दिक्कत है? इन दोनों में ही तो दिक्कत है। अगर इन दोनों में दिक्कत नहीं होती तो विजय माल्या इंडिया से क्यों भागता? जो माल्या है वो इंडिया से क्यों भागा? उसने क्या ले रखा था? डिबेंचर या इक्विटी? डेप्ट। डेप्ट मतलब लोन, बैंकों का लोन था, बैंकों का कर्जा था। मैंने बताया ना डिबेंचर लोन सब एक जैसी बातें हैं। लोन आप बैंक से ले तो डिबेंचर आप पब्लिक में इशू कर रहे हो, बस यही तो फर्क है। तो लेकिन ये दोनों है ही तो लोन ही। तो माल्या की क्या हालत खराब हो गई कि माल्या प्रॉफिट नहीं कमा पाया लास्ट के अंदर, ठीक है, क्योंकि उसने मैनेजमेंट उसका सही नहीं रखा। कंपनी के अंदर गवर्नेंस, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस नाम की चीज होती है वो भूल गया, ठीक है। तो अब
ये सारे फायदे थे डिवेंचर के, है ना, टैक्स का बेनिफिट मिलता है, लोन में भी मिलता है, इंटरेस्ट अगर कंपनी पे करती है तो वही टैक्स का बेनिफिट मिलता है, वोटिंग राइट नहीं होते बैंक वगैरह को, और तीसरी बात के जो एक्सपेक्टेशन होती है वो कम होती है। ये सब फायदे थे विजय माल्या को, लेकिन नुकसान क्या निकल गया? इंटरेस्ट पेमेंट टाइम पे करना पड़ता है, और पेमेंट क्या है, प्रिंसिपल का भी टाइम पे पेमेंट करना पड़ता है। ये दिक्कत कर गई, ठीक है। इसलिए विजय माल्या क्या है, इंडिया से भाग लिए 9,000 करोड़ के आसपास रुपया लेके, ठीक है ना, बैंकों का। इसीलिए तो नीरव मोदी, खैर यह तो मामला फ्रॉड का है एक तरीके से, ये तो इशू अलग है फ्रॉड का, लेकिन इन्होंने भी एक बैंकों का कर्जा ही ले रखा है, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक का एक तरीके से आप कह सकते हो। वैसे तो इन्होंने क्या किया था, चलो छोड़ो इन्होंने क्या किया, लेकिन आप ये मान लो कि कर्जा ही है और वो करीबन 11,000 करोड़ के आसपास का है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से तो और भी ज़्यादा है, ठीक है। आप बहुत सारे बिजनेसमैन के एग्जाम्पल ले सकते हो। आज बहुत सारे बिजनेसमैन क्या है, इंडिया के अंदर आपको पता होगा, इंडियन गवर्नमेंट इस पूरी प्रॉब्लम से निपटने के लिए आप ये देख रहे होंगे कि आजकल जो है ये देख रहे होंगे आप कि बैंकों का एक टर्म है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, जो अपने कोर्स में भी है इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है, पूरा का पूरा टॉपिक है, वो कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अभी हमारी गवर्नमेंट कह चुकी है कि 9 लाख करोड़ के आसपास बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, मतलब डूबत खाता, ठीक है। बैंकों ने लोन दिया लेकिन पैसा वापस नहीं आएगा, और ज़्यादातर पैसा किसका है इसमें से, कॉरपोरेट्स का, कंपनी का, ठीक है। अनिल अंबानी कंपनी देख लो आप, अनिल अंबानी कंपनी भी क्या है, एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर ही आ रही है। जेपी इंफ्रा, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। इन्होंने क्या गलती करी, इन्होंने केवल डेप्ट के एडवांटेज देखे। डेप्ट का क्या एडवांटेज देखा कि वोटिंग राइट नहीं है, टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, और तीसरा ये देख लिया कि एक्सपेक्टेशन कम होती है शेयर से। लेकिन ये भूल गए कि ये जो दो चीज़ें हैं ये बड़ी खतरनाक है, कि ब्याज का पेमेंट टाइम पे करना पड़ता है और प्रिंसिपल का पेमेंट टाइम पे करना पड़ता है। ये दो चीज़ें शायद प्लानिंग करने में इनका रह गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनका कैपिटल स्ट्रक्चर जो था, पूंजी संरचना, वो प्रॉपर नहीं थी। पूंजी संरचना क्या होती है, डेप्ट, अब आप समझो पूंजी संरचना क्या है या कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, डेप्ट और इक्विटी का रेशो, डेप्ट और इक्विटी का रेशो। अगर कोई कंपनी पूरा का पूरा डेप्ट इशू कर दे, अगर कोई कंपनी पूरा का पूरा डेप्ट इशू कर दे तो क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है, ये वाली 2 पॉइंट नीचे वाले, कि अगर कंपनी में मंदी आ गई या कंट्री में, देश में मंदी आ गई है ना, या इकोनॉमी की जो स्थिति है वो खराब हो गई है, तो फिर कंपनी प्रॉफिट कहाँ से लेके आएगी, ये दोनों को पे करने के लिए, ठीक है, पैसा कहाँ से लेके आएगी। तो कंपनी केवल डेप्ट इशू नहीं कर सकती, ध्यान रखना। डेप्ट इशू करने में भले ही ये 2-3 फायदे हैं, नो वोटिंग राइट टैक्स एडवांटेज और के नो वोटिंग राइट टैक्स एडवांटेज और एक्सपेक्टेशन का, ये 3 फायदे हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान क्या है, ये दोनों नुकसान है। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, इक्विटी में भी जाती है, ठीक है। इसीलिए कंपनी क्या करती है, इक्विटी में भी जाती है। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयरहोल्डर को टाइम पे पेमेंट करने की किसी भी चीज़ को जरूरत नहीं है, ना तो डिविडेंड को और रिडम्पशन तो करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कंपनी इक्विटी शेयर पे भी जाती है। तो आप कहेंगे सर केवल इक्विटी शेयर पे क्यों, इक्विटी शेयर पे चले जाओ, डिवेंचर पे जा ही क्यों रहे हो। तो फिर अगर डिवेंचर पे जाएगी कंपनी, सॉरी केवल इक्विटी शेयर पे चली जाएगी और डिवेंचर पे नहीं जाएगी, तो कंपनी की इक्विटी शेयर पे क्या होती है, कॉस्ट ज़्यादा आती है, कॉस्ट ज़्यादा आती है, लागत। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन भी हाई है, और दूसरी बात, इक्विटी शेयर होल्डर में टैक्स का बेनिफिट भी नहीं मिलता, नो टैक्स बेनिफिट। इसलिए कंपनी को एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए जो इन दोनों का एक मिक्स हो, ठीक है, जो इन दोनों का मिक्स हो, ठीक है। ना तो ज़्यादा डेप्ट होना चाहिए और ना ज़्यादा इक्विटी होनी चाहिए। उस कैपिटल स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर,
ऑप्टिमम मतलब जो एक बढ़िया कैपिटल स्ट्रक्चर है, अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर है, ना तो जिसमें ज़्यादा डेप्थ है और ना जिसमें ज़्यादा इक्विटी है। समझ में आ गया? बताओ, रिवीजन करा दो फटाफट से। अगर डेप्थ ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है? ये दिक्कत है, विजय माल्या बन जाओगे आप, सिंपल सी बात, ये याद रखना, ठीक है। अगर इक्विटी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या दिक्कत है? तो आप ये डेप्थ वाले 3 फायदे नहीं ले पाओगे। कौन कौन से? कि एक तो वोटिंग राइट है ना, क्योंकि इक्विटी अगर ज़्यादा होगी तो उतना ही वोटिंग राइट बढ़ता जाएगा। अगर शेयर्स आप ज़्यादा इशू करोगे तो आप वोटिंग राइट बांट रहे हो, ये देख लेना, आप अपना कंट्रोल खो रहे हो। तो इस केस लिए अपन बोलते हैं कि इक्विटी शेयर से जो है कंट्रोल क्या होता है? डाइल्यूट हो जाता है। हमारे कॉमर्स में हम वर्ड यूज करते हैं डाइल्यूट। जब कंट्रोल खोता है, जब कंट्रोल जा रहा होता है तो हम बोलते हैं कंट्रोल डाइल्यूट हो रहा है, ठीक है। ये साइंस का वर्ड है वैसे डाइल्यूट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट वगैरह में करते रहते हैं अपन। और क्या फायदा है इक्विटी शोल्डर का? कि मतलब इक्विटी शोल्डर का नुकसान क्या है कि ये एक तो टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा और दूसरा एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा आएगी। और इक्विटी शेयर होल्डर का फ़ायदा क्या है कि कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता, सबसे बड़ा फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर का रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है, तो कंपनी को टेंशन नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर को चुकाना है। और तीसरी बात क्या, जो डिविडेंड है कंपनी को टाइम पे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो कंपनी को इक्विटी शेयर होल्डर में ये फ़ायदा है। तो देखो आपने समझा होगा कि दोनों में कुछ ना कुछ फ़ायदे नुकसान हैं। अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये एक तरीके से लिखवा देता हूँ ताकि ये सब तो आप बना लेना, ठीक है। डिबेंचर और इक्विटी शेयर होल्डर का डिफरेंस बना लेना ताकि आपको समझ में आ जाएगा, याद रह जाएगा। ठीक है, मैं आपको जितना डीप में ले जा सकता था लेके गया, ठीक है। उससे ज़्यादा चले जाऊंगा तो वैसा लगेगा फिर मैं सीए वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं वो आपको इतना डीप में नहीं ले जाऊंगा, ठीक है। बताओ, डिवेंचर का आपसे कोई पूछे एडवांटेज क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? एडवांटेज क्या है डिवेंचर का? टैक्स में बेनिफिट मिलता है। दूसरा, कॉस्ट कम आती है। कॉस्ट क्यों कम आती है? क्योंकि डिवेंचर होल्डर की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो हमेशा क्या होती है? कम होती है। और तीसरा, डिवेंचर होल्डर से कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता, ठीक है। जितने ज़्यादा कंपनी डिवेंचर इशू करेगी तो कंपनी का कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन डिवेंचर का डिसएडवांटेज क्या था, बताना जरा विजय माल्या, ठीक है। मतलब कि कंपनी को टाइम पे पेमेंट करना पड़ता है, इंटरेस्ट का भी और प्रिंसिपल का भी, चाहे कंपनी लॉस में क्यों ना चले जाए। मतलब अगर कोई कंपनी लॉस में चली गई तो और उसने डिबेंचर इशू कर रखे हैं ज़्यादा, तो उसकी तो हालत ख़राब होने वाली है। या उसने बैंक से लोन ले रखा है तो उसकी तो हालत ख़राब होने वाली है। घर बार सब बिक जाएगा उसका, कुछ भी नहीं बचेगा उसके पास, ठीक है। जैसे आज इंडिया में हो रहा है लगातार। इसीलिए गवर्नमेंट हमारी क्या लेके आई है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है ना, आपने सुना होगा इसके बारे में। इसीलिए गवर्नमेंट क्या लेके आई है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। और क्योंकि इंडिया में एनपीए की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है, ना केवल इंडिया, ठीक है, वर्ल्ड भी एनपीए की समस्या लगातार फेस कर रहा है, ठीक है। और अभी आपको पता होगा बैंकों के ऊपर बासल नॉर्म्स, बासल 3 नॉर्म्स अप्लाई होंगे। बासल एक सिटी है स्विट्जरलैंड की, ठीक है। तो उसके हिसाब से इंडिया के बैंकों को कुछ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो सब इतना नहीं जाना, अपन आईएएस वगैरह की अपनी पढ़ाई कर रहे, ठीक है। इकोनॉमिक्स में देख लेंगे ये सब चीज़ें। अब बताओ शेयर के क्या एडवांटेज है? शेयर्स के क्या एडवांटेज है बताओ? नो टाइमली पेमेंट
रिक्वायर्ड, ठीक है। क्या टाइम पे पेमेंट करना पड़ता है? क्या नहीं करना पड़ता, ठीक है। दूसरी बात ये टाइमली रीपेमेंट, ये रिडम्पशन की बात चल रही है ना, या नो रीपेमेंट रिक्वायर्ड है ना। आप सीधा सीधा ये भी लिख सकते हो कि भाई रीपेमेंट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, टाइमली तो छोड़ो, रीपेमेंट तो करना ही नहीं है। जब कब करेगी कंपनी रीपेमेंट? जब कंपनी का समापन होगा, लिक्विडेशन होगा। नो पेमेंट ऑफ डिविडेंड रिक्वायर्ड, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? ये सारी चीजें अपन किसके हिसाब से सोच रहे हैं? सारी की सारी चीजें कंपनी के हिसाब से। ये पूरे एडवांटेज डिसएडवांटेज अपन किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं? कंपनी के हिसाब से। डिसएडवांटेज क्या है? कंट्रोल क्या हो जाता है? डाइल्यूट हो जाता है। क्यों? वोटिंग राइट है ना शेयर होल्डर के पास, ठीक है, और वो डिवेंचर होल्डर में वोटिंग राइट नहीं होते, ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्ट ज़्यादा आती है। क्यों कॉस्ट ज़्यादा आती है? एक तो टैक्स में छूट नहीं मिलती, तो नो टैक्स बेनिफिट। और दूसरी बात एक्सपेक्टेशन क्या होती है? ज़्यादा होती है। किसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है? हमेशा शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन? क्योंकि शेयर होल्डर खुद क्या वहन कर रहा है? रिस्क। शेयर होल्डर खुद क्या वहन कर रहा है? रिस्क, ठीक है। और डिवेंचर में रिस्क कौन वहन कर रहा है? डिवेंचर में रिस्क कंपनी वहन कर रही है, ठीक है। डिवेंचर में सारा रिस्क किसके ऊपर है? कंपनी के ऊपर, ठीक है। क्योंकि कंपनी को टाइमली पेमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट पेमेंट का, तो सारा रिस्क किसके पास? सारा रिस्क किसके सर पे है? डिवेंचर में, कंपनी के ऊपर। और शेयर में यही सारा रिस्क किसके पास है? इन्वेस्टर के पास, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो इन सब बातों को देख के कंसीडर करना चाहिए। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर चुनते समय क्या बातें कंसीडर करें? तो आपको क्या लिखनी है? डिवेंचर के एडवांटेज, शेयर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों, मतलब दोनों लिखने हैं। इसको ध्यान रखना, क्या बोलेंगे? डेप्ट। इसको क्या बोलेंगे? इक्विटी। तो ना तो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में पूरा डेप्ट होना चाहिए और ना कंपनी के पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी होनी चाहिए। एक प्रॉपर मिक्स होना चाहिए, एक प्रॉपर रेशो होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं एक सवाल छोटा सा, अगर कंपनी को लगता है कि मुझे फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो आप बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, कंपनी डिवेंचर इशू करे या शेयर इशू करे? अगर कंपनी को लगता है फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो कंपनी डिवेंचर इशू कर देगी क्या? जैसे ही उसने डिवेंचर इशू कर दी और कंपनी को लॉस होने वाला है फ्यूचर में, तो कंपनी विजय माल्या बन जाएगी, ठीक है। इसलिए कंपनी को तब क्या इशू करने चाहिए? शेयर इशू करने चाहिए। लेकिन अगर कंपनी को लगता है फ्यूचर में बहुत सारा प्रॉफिट होने वाला है, तो कंपनी को क्या इशू करने चाहिए? डिवेंचर ज़्यादा इशू करने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो, अगर कंपनी को लग रहा है कि मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला है तो शेयर की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, तो क्यों शेयर इशू कर रहे हो? आप क्या इशू करो? डिवेंचर इशू करो, ठीक है। तो सर फिर कंपनी ऐसा क्यों नहीं सोच पाती? क्योंकि मार्केट जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्सेस पे भी डिपेंड करता है, ना केवल इंटरनल पे। तो बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो होते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो कई बार हम सोच भी नहीं सकते वो सारी चीज़ें, अब जैसे रुपया बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी तो है ना, ठीक है। तो मैंने आपको कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा दिया है। अगली क्लास में अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल को थोड़ा सा समझ लेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैसे इसी के अंदर काफ़ी सारा कवर हो गया है, मैं आपको फिर भी एक बार थोड़ा सा लिखवा दूंगा तो और समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। आप प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो या कुछ भी सुझाव देने हो तो प्लीज़ बता देना कमेंट बॉक्स में, और कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत इसके लिए मेहनत करता हूँ पूरी की पूरी। थैंक यू।